दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी DSSB के सिलेबस में मेंशन भूगोल से जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी परीक्षा में यदि किसी प्रकार का प्रश्न ज्योग्राफी की इन टॉपिक से पूछा जाता है तो आप उन प्रश्नों को हल करने में आसानी महसूस करें। इसी लिहाज से हमने इस पूरे सीरीज को शुरू किया है जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यानी आपके पास जो टॉपिक है आप उनसे जुड़े हुए कंसेप्ट को समझ पाए और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख पाए, इसलिए सीरीज को शुरू किया गया है। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। घनत्व हो गया, भूकंप हो गया, अक्षांशीय देशांतरी रेखाएं, मानक समय क्या है, दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी की स्थिति के बारे में पढ़ा, ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन के बारे में हमने देखा, कैसे कैसे बदलाव पृथ्वी में होते हैं, पृथ्वी की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और ये वीडियोज आप देख सकते हैं। ठीक है, विस्तार से हमने पृथ्वी की परत पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में भी पढ़ा, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान शामिल हैं। इनसे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हमने यह भी देखा है। फिर हम आगे बढ़े हैं और इसी क्रम में हमने चर्चा की है वायुमंडल की। वायुमंडल में हमने देखा कि कैसे वायुमंडल की विभिन्न परतें काम करती हैं। वायुमंडल के संगठन के बारे में हमने चर्चा की, वायुमंडल की संरचना को देखा और संरचना के क्रम में हम वायुमंडल पर ताप के आधार पर, तापीय आधार पर वायुमंडल की कितनी परतें पाई जाती हैं ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तापीय आधार पर हमने देखा था कि तापीय आधार पर पृथ्वी की सतह से जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जो पहली परत है वह है क्षोभ मंडल, और हमने विस्तार से क्षोभ मंडल के बारे में चर्चा की है। ये भी आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने समताप मंडल के बारे में डिस्कस कर रखा है कि समताप मंडल क्या होता है, इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, और उनमें विशेषताओं के क्रम में सभी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, समताप मंडल के बाद हमने चर्चा की थी ताप मंडल के बारे में, जो हमने समताप मंडल के साथ ही की, माफ कीजिएगा, मध्य मंडल के बारे में। तो समताप मंडल और मध्य मंडल को हमने साथ में पढ़ा था। ठीक है, कैसे समताप मंडल के बाद जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो ताप में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, कहां पर तापीय प्रतिलोमन की घटना यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, और यह क्या होता है हमने विस्तार से इस वाली वीडियो में इस चीज को कवर की है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं ताप मंडल के बारे में, थर्मोस्फेयर के बारे में, जो कि तापीय आधार पर चौथा और अंतिम स्टेज है। ठीक है, ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। तापमंडल यानी हमने जब बात की थी तापीय आधार पर पृथ्वी की संरचना की, तो उसमें हमने देखा कि जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर इसके बाद समताप मंडल मिलेगा, फिर मध्य मंडल मिलेगा, और उसके बाद जो आखिरी जिसे बाह्य मंडल के रूप में भी जाना जाता है वह है तापमंडल, थर्मोस्फेयर। तो आज हम तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर यह क्या है और इस स्फीयर में, वायुमंडल के इस हिस्से में क्या खास विशेषताएं पाई जाती हैं। जब हम तापमंडल की बात करते हैं यानी हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की, सबसे पृथ्वी है क्या, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल यानी गैसों का बहुस्तरीय आवरण, और गैसों के इस बहुस्तरीय आवरण में जो बाहरी परत है वह है तापमंडल। ठीक है, अब इस बाहरी परत को भी इसकी विशिष्टताओं के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से हैं ये? पहला है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, और दूसरा है आयतन मंडल, आयतन मंडल। आज की क्लास में हम इसी तापमंडल की को, जो ये दो हिस्सों में बांटा गया है आयन और आयतन मंडल में, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या जानेंगे, आयनोस्फीयर क्या है और एक्सोस्फीयर क्या है, कि बाहरी हिस्से के बारे में जानेंगे कि आखिर ये हिस्सा क्या है। ठीक है, जब हम तापमंडल की बात करेंगे, तापमंडल यानी पृथ्वी की वायुमंडल का बाहरी हिस्सा, वायुमंडल का वह हिस्सा जहां आप ऊंचाई के साथ जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ेंगे तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी, लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
यानी तापमंडल की ऊपरी हिस्से में ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में भी लगातार तीव्रता से बढ़ोतरी होती जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी यहां तापमान में तीव्र वृद्धि होती है, तापमान में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। और यह वृद्धि इतनी तक हो जाती है कि तापमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से की जब हम बात करेंगे तो यहां पर टेम्परेचर 1700 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आप समझिए कि तापमान में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, लगभग 640 किलोमीटर तक के विस्तार में फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र, ध्यान रखें, यदि हम बात करें तो लगभग 80 से 640 किलोमीटर तक यह विस्तारित है। ठीक है, मध्यमंडल का विस्तार 80 किलोमीटर तक था, हमने देखा है। और 80 से 640 किलोमीटर तक के विस्तार में ऐसे देखने को मिलता है कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। और जब आयतन मंडल के हम सबसे बाहरी हिस्से की बात करते हैं तो ऐसा भी देखा गया है कि कई जगह 5500 सेंटीग्रेड तक तापमान मापा गया है। लेकिन उस तापमान में और हमारी पृथ्वी के तापमान में अंतर है, इस बात को ध्यान रखना है। क्यों अंतर है? इस तापमान को वहां महसूस नहीं किया जा सकता। पहली बात, ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो वायुमंडल में जो वायु है, जो गैसें हैं, इन गैसों के बीच की जो घनत्व है इनका, ये क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर क्या है, वायु है, ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ का जो वायुमंडलीय घनत्व है यह क्या होगा, यह कम होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय घनत्व क्या होगा, कम होता जाएगा। और जब वायुमंडलीय घनत्व कम होगा यानी वायुदाब भी क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। जैसे जैसे वायुमंडलीय घनत्व कम होता है उसके बीच में लगने वाला जो वायुदाब है, वायु के माध्यम से जो दाब लग रहा है वह वायुदाब क्या होगा, न्यूनतम होता जाएगा। और वायुदाब में इस न्यूनतम होने की वजह से ही आप, यदि मान लीजिए ये संभव होता कि आप इस हिस्से में हाथ बाहर निकाल पाते तो आपको इतना अधिक तापमान महसूस नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह वहां के वायुमंडलीय दाब की विभिन्नता की वजह से, वहां पर जो वायुमंडलीय घनत्व है उसकी विभिन्नता की वजह से, आप कह सकते हैं बहुत कम होने की वजह से आपको इतना अधिक तापमान महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो वायुमंडल की इस हिस्से में परिस्थितियां क्या है, उनके वातावरण में अंतर होने की वजह से, यानी पृथ्वी में जो वातावरण है और वायुमंडल में इस हिस्से में जो वातावरण है, उन दोनों में विभिन्नता की वजह से आपको इतना अधिक तापमान वहां महसूस नहीं होगा। और हमारे पास ऐसा कोई थर्मामीटर भी नहीं बना है जो इतना अधिक तापमान क्या कर सके, माप सके। ठीक है, तो तापमान जब बात करेंगे कि ऊपरी हिस्से में इतना तापमान है, वायुमंडल में जो गैसें हैं इन गैसों का घनत्व बहुत कम है, यहाँ वायुदाब भी बिल्कुल न्यूनतम है, तो कहीं ना कहीं इस किलोमीटर की, यानी 80 से लेकर हम बात करें तो 80 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच अलग अलग विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। और ये अलग अलग विशिष्टताएं ही इसे दो भागों में डिवाइड करवा देती हैं। पहला आयन मंडल, आयनोस्फीयर कहते हैं हम, ठीक है, और दूसरा है आयतन मंडल जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली आयन मंडल और आयतन मंडल के बारे में ही पढ़ेंगे, जो किसका हिस्सा है, जो तापमंडल का हिस्सा है, आयनोस्फीयर, और दूसरा हिस्सा होगा हमारा आयतन मंडल। हालांकि चूंकि ये सबसे बाहरी हिस्सा है इसलिए इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, आयन और आयतन। अब ध्यान रखिए, जब हम तापमंडल के पहले हिस्से की बात करते हैं और आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल में जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि विशेषताएं अलग हैं, ये ध्यान रखना है, दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, कैसे मिलेंगी हम इसे देखेंगे। जैसे ही हम सबसे पहले बात करते हैं आयन मंडल के बारे में, जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई के साथ साथ यह देखने को मिलता है कि इसकी विशेषताएं अलग अलग हैं। कैसी अलग अलग विशेषताएं हैं? रेडियो तरंगों के माध्यम से, यानी जो सबसे न्यून रेडियो तरंगे सिग्नल हैं, फिर मध्यम रेडियो तरंगे यानी रेडियो सिग्नल्स हैं, और फिर है उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे।
तो ये जो तीन प्रकार की अलग अलग प्रकार की उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें हैं, माफ कीजिए, जो ये अलग अलग प्रकार की यानी निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें हैं, इनमें कौन सा हिस्सा यह परत एब्जॉर्ब करती है और किस हिस्से को परावर्तित कर देती है, इसी के आधार पर जो आयन मंडल है उसे 4 परतों में डिवाइड किया गया है। आयन मंडल को ध्यान रखें किसमें, 4 परतों में डिवाइड किया गया है। ये 4 परतें कौन कौन सी हैं? डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। ठीक है, आयन मंडल जिसके बारे में हमने बात की। सबसे पहली बात ध्यान क्या रखना है, सागर तल से इसकी ऊंचाई लगभग 80 से 660 किलोमीटर तक 640 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, अब 80 से 660 किलोमीटर के बीच जो ये डिस्टेंस है, जैसे ही तापमंडल में आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसमें इसे ऊंचाई के साथ विभिन्न परतों में डिवाइड किया गया है, जो क्रमशः डी, ई, एफ और जी परतें हैं। ठीक है, यानी यह मान लीजिए यह तापमंडल है, सबसे पहले ई, एफ, जी और फिर ई परत आएगी। अब हम बात बढ़ते हैं आगे, इन परतों में इसे क्यों डिवाइड किया गया, हर इन परतों की खास विशेषताएं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डी परत के बारे में। जो डी परत का डिस्टेंस माना गया है वह लगभग, यानी इसकी ऊंचाई मानी गई है 80 से 99 किलोमीटर पर, और 80 से 99 किलोमीटर यानी डी परत वह परत है जहां पर निम्न आवृत्ति वाली रेडियो सिग्नल्स का परावर्तन किया जाता है। यानी यहां पर निम्न आवृत्ति या न्यून आवृत्ति वाली रेडियो सिग्नल्स को पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है इस परत के माध्यम से। इस परत के माध्यम से निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को, निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तित हम सभी को पता है, वापस भेजने को, क्योंकि हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा ही होगा, परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर यह परत करती क्या है, ये परत यही कार्य करती है। जैसे ही निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी को भेजा गया, पृथ्वी पर क्या मिला, सिग्नल मिल गया। कौन सा सिग्नल मिल गया, रेडियो तरंगों का सिग्नल मिल गया। तो जो हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं जिनके माध्यम से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है तापमंडल पर, उनमें से एक है डी परत, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। एप्लीकेशन ध्यान रखें, जो रेडियो या निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी को भेजकर संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, और यह परत जो मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये बात डी परत के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है जो आपको डी परत के बारे में ध्यान रखनी है। जैसे ही हम अब एक इंपॉर्टेंट बात इसी में आपको ये ध्यान रखना है, रेडियो वेव्स की जब हम बात ही कर रहे हैं, ये कार्य कैसे करती है, तो डी परत कार्य करती है सूर्य से आने वाली सौर किरणों की उपस्थिति में। यानी जैसे ही सूर्यास्त होगा यह परत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सूर्यास्त के साथ परत समाप्त हो जाती है। सूर्यास्त होने पर परत लुप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सौर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्य करती है, इसका मतलब सूर्यास्त के साथ यह परत क्या होगी, लुप्त हो जाएगी। इस तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की किसके बारे में, डी परत के बारे में, कि आखिर यह परत क्या है, एक कैसे कार्य करती है और किन किन माध्यमों की जो तरंगे हैं यह इनमें रुकती हैं और किनका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अगली परत है डी के परत के बाद है ई परत। ई परत, ई परत क्या है, ई परत में आपको यह ध्यान रखना, देखिए ई परत के बारे में यह ध्यान रखें कि यह लगभग 99 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में पाई जाती है। ठीक है, 99 किलोमीटर से 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पाई जाती है। और ई परत का मुख्य कार्य है कि यह मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाली, मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित नहीं करती। यह क्या करती है, यह मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाली, मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाली
रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। यह मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्यों इसलिए परावर्तित कर देती है, फिर आपको पृथ्वी पर जो मध्य और रेडियो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स मिलती हैं ये किस परत के थ्रू ही मिलती है हमें, ई परत के थ्रू। ठीक है, ई परत के बारे में एक और खास इंफॉर्मेशन ये है कि ई परत का जो फॉर्मेशन होता है वो जो सूर्य की या सौरिक विकिरण में जो परावैगनी किरणें हैं, परावैगनी किरणों में फोटोन पाए जाते हैं, है ना। तो सौरिक किरणों से निकलने वाली परावैगनी फोटोन का जब नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, जब नाइट्रोजन के साथ या नाइट्रोजन की अणुओं के साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो ई परत बनती है। और ई परत का जो फॉर्मेशन है वो विशिष्ट दशाओं में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में E2 परत का भी फॉर्मेशन होता है। और जो E2 परत का फॉर्मेशन होता है वे जो सूर्य की परावैगनी किरणों से निकले फोटोन है, परावैगनी फोटोन है, उन फोटोन का यदि ऑक्सीजन के अणुओं के साथ अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, तब E2 परत का फॉर्मेशन होता है। यानी ई परत के निर्माण में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, यदि यह डिस्टेंस 99 से 130 किलोमीटर के बीच है, मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाली जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स यही परावर्तित होंगी। ठीक है, यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है परत का वह नाइट्रोजन के अणुओं के साथ सौरिक विकिरण, परावैगनी विकिरण, फोटोन का रिएक्शन के साथ हो रहा है। ठीक, जब E2 परत की बात होगी, यहां पर बात की जाएगी तो अति उच्च जो रेडियो वेव्स है उनका परावर्तन होगा। जब हम E2 की बात करेंगे तो E2 परत का जो फॉर्मेशन होगा वह जो सौरिक परावैगनी फोटोन है उनका ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जब रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी, तब E2 परत का फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभिक्रिया किस किस से हो रही है, यदि ई परत है, छिटपुट ई परत है तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन के साथ, E2 परत है तो ऑक्सीजन के अणुओं के साथ। और यह परत भी सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है, क्योंकि यहां भी परत का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सौरिक परावैगनी विकिरणों के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा डी और ई परत के बारे में। आगे बढ़ते हैं और एफ परत को समझने की कोशिश करते हैं। एफ परत में ध्यान रखें, एफ परत, एफ लेयर। देखिए जैसे हमने बात की अभी ई परत के बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में, जब एफ परत के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखें कि इसका डिस्टेंस, इसकी कितने किलोमीटर तक एफ परत का विस्तार है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो लगभग 150 से 380 किलोमीटर तक एफ परत का विस्तार है। और एफ परत का मुख्य कार्य ही यह है कि यह उच्च आवृत्ति वाली रेडियो वेव्स का परावर्तन कर देता है। यानी उच्च आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगे हैं, आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस क्या कर देगा, परावर्तित कर देती है। रेडियो सिग्नल्स को परावर्तित करने का कार्य करती है कौन, एफ परत। ठीक है, तो ये एफ परत के बारे में थोड़ी सी विशेषता है, ध्यान रखिए, कोई खास इसका कार्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि जो एफ परत है वह दो हिस्सों में डिवाइड है, F1 और F2 परत। इसे अपलीटन परत भी कहते हैं। ये इसके बारे में एक खास इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। यदि हिंदी में पूछा जाए तो इसे अपलीटन लिखते हैं, अपलीटन, अपलीटन परत। ठीक है, इस तरीके से ये एफ परत के बारे में कुछ खास जानकारी थी। एफ के बाद जी परत। जी परत चूंकि आयनमंडल की सबसे बाहरी परत है, इसके बारे में बहुत अधिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 380 किलोमीटर के बाद 640 किलोमीटर तक इस परत का विस्तार है। लगभग 400 किलोमीटर के बाद माना जाता है कि लगभग 400 किलोमीटर के बाद या उसकी ऊंचाई के बाद ही आपको जी परत दिखेगी। और जी परत के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट बात वह यही है कि अभी इसके बारे में यह नहीं पता लगाया जाता कि यह रात में होती है, दिन में होती है, कि दोनों स्थितियों में मौजूद होती है। अभी इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी इकट्ठी नहीं हुई है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने आयन मंडल के बारे में समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले मंडल आयतन मंडल के बारे में समझते हैं कि आयतन मंडल क्या है, क्योंकि इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आयतन मंडल या एक्सोस्फीयर, चूंकि बाहरी परत है इसलिए इसे एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। एक्सोस्फीयर के बारे में हमने जैसे बातें की, जैसे ही हम 640 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, 640 किलोमीटर तक क्रॉस करने के बाद वायुमंडलीय दाब इतना कम हो जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में लगभग ऐसा माना जाता है कि 5500 सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान हो गया है। क्यों? क्योंकि वायु में जो गैसें हैं उन गैसों का घनत्व बहुत ही कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब भी बहुत ही कम हो जाता है। इस वजह से यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस टेम्परेचर में हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर से अंतर पाया जाता है। जितना टेम्परेचर हम यहाँ महसूस कर पाते हैं वहां पर टेम्परेचर उतना आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब हम बात करेंगे आयतन मंडल के बारे में, तो आयतन मंडल की कुछ खास विशेषताएं हैं। ये जैसे ही हम एक खास डिस्टेंस के बाद ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि यह क्या है, सबसे ऊपरी हिस्सा है हमारी वायुमंडल का, इसलिए इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। और इसके बारे में बहुत अधिक अभी जानकारी इकट्ठी नहीं हो पाई है, केवल लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार नई नई चीजों की वजह से, जो हमें वेव्स मिलती हैं उनकी वजह से, कि हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। ठीक है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि आयतन मंडल यानी बाह्य मंडल को हम दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहली हमने बात की आयतन के बारे में ही, तो उस पूरे क्षेत्र का आयतन क्या है, तो इसे आयतन मंडल कहा जाता है। दूसरा जो चुंबकीय तरंगे हैं, तो कहीं ना कहीं चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस मंडल के बारे में, इसलिए इसे चुंबकीय मंडल में भी डिवाइड करने की बात कही गई है, ताकि हम आयतन और चुंबकीय इन दोनों जो क्या कहते हैं तरंगे हैं, इनके माध्यम से, खासकर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वहां पर, जो चुंबकीय मंडल बन रहा है, उसकी वजह से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, इस आधार पर हमने बाह्य मंडल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, आयतन और चुंबकीय मंडल। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं देखने को मिलती हैं वह ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस है। ध्यान रखिए, ये दो घटनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है आयतन मंडल के संदर्भ में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वहां पर अणुओं में आपस में गति होती है, इसके माध्यम से हमने कुछ जानकारी इकट्ठी की है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी में कुछ जानकारियां हम वहां पर बने मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से भी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, वहां पर होने वाले जो रेडिएशन है उसके माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से क्या होता है, वहां पर जो अणु है वे आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित अणु क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। तो प्रकाश उत्पन्न होने की वजह से, उन आवेशित अणुओं के प्रकाश उत्पन्न होने की वजह से ही यहाँ दो घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम ऑरोरा ध्यान रखें ऑस्ट्रेलियस, लेकिन आप ये मत मान लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ही ऐसा रखा गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस। अब यह क्या है, इन शब्दों के बारे में भी समझ लेते हैं। जो ऑरोरा शब्द है, ऑरोरा शब्द प्रातः काल के लिए यूज किया जाता है, प्रातः काल। और प्रातः काल यानी हमारे आसपास प्रकाश होता है, तब हम समझते हैं सुबह हो गई। प्रकाश की उपस्थिति ही तो बताती है कि प्रातः काल हुआ, यानी प्रकाश। तो और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिस शब्द हमने यूज किया, ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है दक्षिण, यानी प्रकाश की कहां पर उपस्थिति, दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थिति। ठीक है, और जो बोरियोलिस शब्द है यह है उत्तर के लिए। तो ऑरोरा यानी प्रातः काल कहां पर, उत्तर वाले क्षेत्र में। जब बात की जाएगी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की, यानी हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव की, और जब बात की जाएगी ऑरोरा बोरियोलिस की, यानी हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की। तो उत्तरी ध्रुव पर यदि प्रकाश की उपस्थिति है तो इस कंडीशन को ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। यदि दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश की उपस्थिति नजर आ रही है तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, यानी हम हिंदी में इन्हें कहें तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में इसे जानते हैं, और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। तो बोरियोलिस है तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश,
और यदि बोरियोलिस ऑस्ट्रालिस शब्द है तो ध्यान रखें इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, अब ये क्या है दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश क्या है? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने देखा कि वहां पर जो कण हैं, छोटे छोटे गैस के कण मौजूद हैं, उन गैस के कणों में क्या हो रहा है? चार्ज उत्पन्न हो रहा है, वे आवेशित कणों में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब वे आवेशित कणों में कन्वर्ट हो ही रहे हैं तो वहां आसपास क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की सतह से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन भी विसर्जित होगा। ठीक है, तो जो सूर्य से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है जो ये विसर्जित हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से और जो यहाँ पर चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आवेशित कण उत्पन्न हो रहे हैं, साथ में जो भी चमकते प्रकाश के कण हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय आवेशित कण। ठीक है, या ब्रह्मांडीय चमकीले कण। इन आवेशित कणों की वजह से क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि आसमान में आतिशबाजी चल रही है। जब हम बम या पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो आपको जैसी आतिशबाजी आकाश में दिखाई देती है रंग बिरंगी, यह सेम आपको बाह्यमंडल में भी दिखाई देगी। रात के समय तो ऐसा लगेगा मानो आप एक निहारिका को देख रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति कहाँ पर बनती है? यह आयतन मंडल में बनती है, बहुत अधिक ऊंचाई के बाद बनती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम इन ब्रह्मांडीय प्रकाश आवेशित कणों को देखते हैं और सूर्य से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी आकाश गंगा को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपको ऊपर देखने को मिलती है। ऑरोरा बोरियोलिस यानी उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की घटना देखने को मिल रही है। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस यानी आपको दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की स्थिति देखने को मिल रही है। ये कंडीशन है कहां पर? वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में, सबसे ऊपरी या ऊंचाई वाले हिस्से में, जिसे बाह्यमंडल के रूप में जानते हैं। और बाह्यमंडल को दो हिस्सों आयतन और चुंबकीय मंडल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की सबसे बाह्यमंडल को, जो कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कहलाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। शुक्रिया।